हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कृष्णाज एकेडमी में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। आज हम पुष्पी पादपों की शारीरिक संरचना के चैप्टर का लास्ट टॉपिक पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और जो हमारे नए साथी हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं पत्ती की आंतरिक संरचना। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी आवर्तबीजी पौधे हैं उन सबको हमने दो समूह में विभाजित कर रखा है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो जैसे हमने जड़ की संरचना में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पढ़ा था, वैसे यहाँ पर भी पत्ती की संरचना में भी दो प्रकार की पत्तियों की संरचना के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखें, सबसे पहले हम शुरू करते हैं द्विबीजपत्री पत्ती या इसी को कहते हैं पृष्ठाधारी पत्ती। मीन्स इसकी आंतरिक संरचना के संबंध में हम स्टडी करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट और द डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो आप देखें कि इसमें अनप्रस्थ काट की अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के स्तर यहां पर दिखाई देंगे। तो यहां भी तने और जड़ के समान जो है सबसे बाहरी परत जो होती है वो क्या है? वो है एपिडर्मिस। लेकिन यहां पर एपिडर्मिस ऊपरी और निचली सतह में विभेदित रहती है। तो एपिडर्मिस भी ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा में विभेदित रहती है। ऐसा क्यों होता है? आप सभी जानते हो पत्ती एक कैसी है? चपटी संरचना है। इस प्रकार की चपटी संरचना है। ओके। और जब ये चपटी संरचना है तो इसका जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इसकी दो लेयर हमें बन जाती हैं, ये ऊपर वाली और ये निचली वाली। तो दो परतों में जो है ये विभाजित रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपरी बाह्य त्वचा या अपर एपिडर्मिस कैसी है? सामान्यतः एक परत की बनी होती है एवं मृदूत की होती है। मतलब एक सिंगल लेयर्ड होगी और किसकी बनी होगी? मृदूतक की बनी होगी। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें इसकी कई परत होती हैं, मल्टी लेयर्ड होती हैं, जैसे फाइकस, नेरियम एंड बिगोनिया। ये सारे साइंटिफिक नेम है। फाइकस में आप जानते हो बरगद है, पीपल है, अंजीर है, ये इंक्लूड होते हैं। नेरियम का हिंदी नेम क्या है? कनेर है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। बिगोनिया को बिगोनिया के नाम से ही जाना जाता है। दूसरा देखें, क्यूटिकल इनमें उपस्थित होता है, लेकिन ये कैसा होगा? मोटा मोटा उपचर्म होता है। ये किसकी तुलना में है? ये है निचली एपिडर्मिस की तुलना में। और रंध्रों की संख्या भी कम रहती है। रंध्रों की संख्या क्या होगी? कम होगी। लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट। ऐसा क्यों होता है कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ में या द्विबीजपत्री पत्ती में ऊपरी सतह पर सीधे सनलाइट पड़ती है, जिससे कि बाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, वाटर लॉस ज्यादा होता है। तो इसी को कम करने के लिए उपचर्म थोड़ा मोटा होता है, रंध्रों की संख्या कम होती है। और कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनकी ऊपरी सतह पर स्टोमेटा पाए ही नहीं जाते। ओके। अब देखें निचली बाह्य त्वचा या लोअर एपिडर्मिस। क्या होता है लोअर एपिडर्मिस में? ये सिर्फ एक परत की बनी होती है, मृदूतक की बनी होती है। और ऊपरी एपिडर्मिस के कंपैरिजन में इसमें पतला उपचर्म होता है और रंध्रों की संख्या अधिक होती है। या हम ये कह सकते हैं ऊपर जो रंध्रों की संख्या कम हुई थी उसी को कंपनसेट करने के लिए ऊपर की तुलना में अधिक स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिससे कि प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज हो सके, जो रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में मतलब प्रकाश संश्लेषण में और शोषण में सहायता कर सके। नेक्स्ट आते हैं मध्योतक। मध्योतक के बारे में या मीजोफिल के बारे में आपको बताया था कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितना भी टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको कलेक्टिवली हम कहते हैं मध्योतक। इसमें वैस्कुलर बंडल्स को जोड़ा नहीं जाता। ओके। देखें कैसा है? हरित लवक है, इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हरित ऊतक या क्लोरिन कायमा इसको नाम देते हैं। और द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में या डॉर्सी वेंट्रल लीफ में या पृष्ठाधारी पत्ती में ये दो पार्ट में विभाजित रहेगा। ऊपर की तरफ खंभूतक होता है, नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? मृदूतक प्रेजेंट होता है। नीचे की तरफ मृदूतक प्रेजेंट होता है। ओके। अभी डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट आता है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल कैसे हैं? कॉन्जॉइंट हैं, समद्विपार्श्व हैं और कैसे हैं? बंद हैं। मतलब इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाते, यानी कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। फिर सम्वहन बंडल के ऊपर और नीचे मृदूतक या स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाओं के समूह होते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, पढ़ने नहीं होता। ओके।
फिर सम्मान बंडल के चारों तरफ बंडल आच्छाद यानी कि बंडल शीथ प्रेजेंट होती हैं। या आप पढ़ोगे जब क्रेनियल एनाटॉमी पढ़ेंगे तो बंडल शीथ का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो द्विबीजपत्री पौधे हों या एक बीजपत्री पौधे हों। जिसमें क्रेनियल एनाटॉमी प्रेजेंट होती है उसमें बंडल शीथ की सेल में भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो यहां एक इंपॉर्टेंट फीचर होगा बंडल शीथ की उपस्थिति। तो यह हुआ हमारा द्विबीजपत्री पत्ती की संरचना के बारे में। अब आते हैं सेकंड टाइप, एक बीजपत्री पत्ती या समद्विपार्श्व पत्ती की आंतरिक संरचना, यानी कि एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट लीफ या आइसोबायलैटरल लीफ। समद्विपार्श्व या आइसोबायलैटरल क्यों कहते हैं? इसकी दोनों सतह सेम प्रकार की होती हैं, समान प्रकार की होती हैं। ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, उसके ऊपर क्यूटिकल, उसके ऊपर स्टोमेटा जो प्रेजेंट हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो यहां देखें ये ऊपरी और निचली सतह में विभेदित रहती है, जैसे ऊपर डॉर्सी वेंट्रल लीफ में था। दोनों सतह पर उपचर्म की मोटाई एवं रंध्रों की संख्या समान होती है, इसीलिए ऐसी पत्ती को हम क्या नाम देते हैं? समद्विपार्श्व पत्ती कहते हैं। सम मींस समान, द्वि मींस दो, और पार्श्व मींस लेटरल साइड्स। अब यहां एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो द्विबीजपत्री पौधों में नहीं था। यहां यह देखा गया कुछ घास ऐसी होती हैं जिनकी बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं जो मध्य शिरा के ऊपर पाई जाती हैं आकार में बड़ी एवं पतली भित्ति वाली होती हैं। इन कोशिकाओं को मोटर कोशिकाएं या बुलीफॉर्म कोशिकाएं कहते हैं। क्या होता है देखें इसमें, जैसे मान लो ये नॉर्मल सेल्स हैं एपिडर्मिस की, तो इनमें मिडरिप की तरफ जब आएंगे तो ये कुछ लार्ज साइज की सेल्स प्रेजेंट होंगी, ये इस तरीके से कुछ ही होंगी मिडरिप के अलोंग। इसके बाद फिर से ये नॉर्मल सेल्स मान लीजिए ये प्रेजेंट हैं। तो इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? ये जो सेल्स हैं इनको हम नाम देते हैं बुलीफॉर्म सेल्स, क्योंकि आकार में बड़ी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, और मोटर सेल कहते हैं। अब इनका रोल क्या है? ये कोशिकाएं पत्ती के वेलन यानी कि रोलिंग में सहायता करती हैं। क्या फायदा होता है और कब होगा ये देखें। जिस समय तापमान अधिक या सूर्य के प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो ये कोशिकाएं बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल उत्सर्जित करती हैं और कैसी हो जाती हैं? शलत हो जाती हैं। शलत का मतलब फ्लैसिड हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि पत्ती रोल हो जाती है, वेलन शो करती है। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश का तीव्रता एवं तापमान समान हो जाता है तो ये फिर से स्फीति अवस्था में आ जाती हैं और लीफ या पत्ती खुल जाती है। ठीक है, और यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने में सहायक होती है। क्या करेगी? वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करेगी। अब यहां भी देखें दोनों एपिडर्मिस के मध्य में क्या प्रेजेंट होगा? मध्योतक प्रेजेंट होगा। ओके, मध्योतक प्रेजेंट होगा। इसको हम नाम देते हैं हरितूतक, क्योंकि यहां क्लोरोफिल प्रेजेंट है। लेकिन ये द्विबीजपत्री पत्ती की तरह ऊपरी खांबूतक और निचले स्पंजी मृदूतक में विभाजित नहीं होता। ठीक है, ये निकले नहीं है, निचले है बेटा, देख ले, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये निचले। ऊपर भी शायद निकले लिखा था, उसको मैंने सही नहीं किया, तो वहां भी आप उसको भी सही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर भी था, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से आए हुए हैं। कहाँ गया? मध्योतक। ये यहां पर भी, यहां भी क्या लिखेंगे? निचले लिखेंगे बेटा। क्लियर है? ये डायरेक्ट क्लास है, रिकॉर्डिंग नहीं है, इसी वजह से बाद में इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कोई एडिशन इसमें एडिट नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आता है संवहन बंडल। कैसा है? संयुक्त हैं, समद्विपार्श्व हैं और बंद प्रकार के होते हैं। संवहन बंडल के ऊपर और नीचे द्रढ़ोतक की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। वहां क्या पढ़ा था द्विबीजपत्री में? द्विबीजपत्री में हमने पढ़ा मृदूतक या स्थूल कोणूतक का समूह पाया जाता है। यहां क्या पाया जाता है? द्रढ़ोतक पाया जाता है। एक जनरलाइजेशन आप ले सकते हैं, स्थूल कोणूतक और कॉलेनकाइमा द्विबीजपत्री जड़ में भी पाया जा रहा है, पत्ती में भी पाया जा रहा है। लेकिन जहां एक बीजपत्री का मतलब कंसर्न होता है तो उस कंडीशन में दृढ़ ऊतक ही मेनली प्रेजेंट होता है। फिर जाइलम की ऊपरी सतह की ओर, जाइलम ऊपरी सतह की ओर और फ्लोएम निचली सतह की ओर होता है। संवहन बंडल आच्छद के द्वारा घिरे रहते हैं। ठीक है, बंडल शीथ यहां पर भी प्रेजेंट होती है। तो यह हुआ हमारा एक बीजपत्री में, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब देखें डायग्राम से, तो यहां भी एनसीईआरटी के ही डायग्राम दिए गए हैं, क्योंकि यही आपके इसमें बनाने के लिए आते हैं। देखें,
जैसे सबसे पहले दे रखा है यहां पर द्विबीजपत्री में, तो ये क्या प्रेजेंट है, ये है अभ्यक्ष बाह्य त्वचा। अभ्यक्ष बाह्य त्वचा का मतलब अपर एपिडर्मिस, ओके, या इसी को हम अधर सतह भी कहते हैं। इसके ऊपर आप देख रहे हैं क्यूटिकल प्रेजेंट है, लेकिन स्टोमेटा इसमें कम दिखाए हैं, लगभग इस एरिया में जो उतना आपको शो किया गया इसमें नहीं है। फिर क्या प्रेजेंट है, मीजोफिल प्रेजेंट है खंभ पर्ण मध्योतक में, और ये स्पंजी मध्योतक में विभाजित है। क्लियर है, ये दोनों जो हैं यहां पर प्रेजेंट होते हैं। स्पंजी मध्योतक में आपको बताया था वायु गुहिकाएं पाई जाती हैं जो इसको स्पॉन्जी बनाती हैं। फिर निचली सतह पर आप देखो स्टोमेटा रंध्र भी प्रेजेंट हैं और क्यूटिकल भी प्रेजेंट है, इसको कहते हैं एबेक्सियल सरफेस। ठीक है, एबेक्सियल का मतलब अपाक्ष। अपाक्ष जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है किस संदर्भ में है, इसको समझ लीजिए। इसमें क्वेश्चन आता है कि अपर एपिडर्मिस को क्या क्या नाम दे सकते हैं, लोअर एपिडर्मिस को क्या क्या नाम दे सकते हैं। देखिए यहां पर, तो आप देखें अगर द्विबीजपत्री पौधों में देखें, किसी भी पौधे में देखें, तो पत्ती जब निकलती है तो इस तरीके से होती है। तो पत्ती की ये ऊपरी जो सतह है ये अक्ष की तरफ होती है, और ये सतह कहां होती है, अक्ष से दूर होती है। इसीलिए जो अक्ष की तरफ है उसको अभ्यक्ष कहते हैं, और जो इससे दूर है उसको अपाक्ष कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है, यहां लिख देता हूं मैं, इसको कहते हैं एडएक्सियल सरफेस, और इसको ये दूर है, दूर को कहते हैं एबेक्सियल सरफेस। ओके, एडएक्सियल एपिडर्मिस, एडएक्सियल एपिडर्मिस, ये टर्म यूज किए जाते हैं, या एडएक्सियल को या अपर एपिडर्मिस, ठीक है, या इसी को आपको बताया अधर सतह भी कहते हैं। नीचे वाली सतह को पृष्ठ सतह भी कहते हैं। ये क्या कहलाएगी, पृष्ठ सतह कहलाएगी। याद रखें कि इसी से पूछा जाता है कौन सी सतह पर स्टोमेटा ज्यादा है, कौन सी सतह पर जो है स्टोमेटा कम है। तो ये दोनों पत्तियों में इसी तरीके की जो है वो वर्ड यूज करते हैं, अधर सतह यानी कि वेंट्रल सरफेस। एक बीजपत्री सतह को देख, तो पत्ती की संरचना को देखें तो संरचना वही है। ये क्या है, ये इसकी अपर एपिडर्मिस है, ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है, यानी कि अपाक्ष सतह है और अभ्यक्ष सतह है। यहां पर पर्ण मध्योतक आपको बताया था विभाजित नहीं रहता, यहां पर आप देख रहे हो एक ही जैसा प्रेजेंट है। फिर ये फ्लोएम प्रेजेंट है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ये जाइलम प्रेजेंट है, और ये स्क्लेरल एंड काइमेटस टिश्यूज के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये संरचना किसकी है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों की। जो भी स्कूल के बच्चे हैं, जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं जिनके स्कूल में आता है, तो ये तीनों डायग्राम जो आपको बताए हैं, पत्ती की अंतप्रस्थ काट, ओके, तने की अंतप्रस्थ काट और रूट की अंतप्रस्थ काट, इन तीनों में टोटल कितने हैं, 6 डायग्राम हैं। इनको आप अच्छी तरीके से याद कीजिए, बनाने के बाद इसको अच्छी तरीके से लेबल करने की आदत डालिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, ये भी स्कूल वालों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये दोनों चीजें जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन लीफ से रिलेटेड सही हो जाएंगे। अंतर और डायग्राम। अब देखें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पत्ती में अंतर क्या है। तो पहला लक्षण मैंने यहां पर लिया सतह। आपको बताया एक बीजपत्री में दोनों सतह समान है तो इसको समद्विपार्श्व कहेंगे। द्विबीजपत्री पत्ती में क्या था, अपर और लोअर एपिडर्मिस अलग अलग हैं, सतह अलग अलग हैं, इसलिए इसको पृष्ठाधारी कहते हैं। एक आपको बताया पृष्ठ सतह है और दूसरी कैसी है, अधर सतह है। रंध्रों की संख्या आपको बताया दोनों सतह पर समान होती है, ठीक है, दोनों सतह पर स्टोमेटा की संख्या बराबर होती है। यहां क्या होता है, निचली सतह पर अधिक होती है, इसीलिए एक वर्ड यूज किया जाता है हाइपोस्टोमेटिक और एम्फीस्टोमेटिक। जिसमें दोनों सतह पर बराबर है उसको एम्फीस्टोमेटिक कहते हैं, और जिसमें निचली सतह पर ही है या निचली सतह पर ज्यादा है इसको हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्यूटिकल या उपचर्म। यहां पर दोनों सतह पर समान मोटाई होती है, यहां पर ऊपरी सतह पर अधिक मोटा होता है। एक बीजपत्री में घासों में आपको बताया था बुलीफॉर्म कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, यहां अनुपस्थित होती हैं। मध्योतक यहां विभेदित नहीं रहता, जबकि यहां ये ऊपरी खंभ मध्योतक और निचले स्पंजी पर्ण मध्योतक में विभेदित रहता है। और आपको बताया था क्यों है ऐसा, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता अलग अलग प्रकार की होती है। ऊपरी सतह पर तीव्र प्रकाश मिलता है, जबकि निचली सतह पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है। नेक्स्ट आता है सम्मान मंडल के ऊपर तथा नीचे उपस्थित ऊतक। तो यहां पर आपको बताया दृढ़ ऊतक कोशिकाएं होती हैं, और यहां पर मृदूतकीय या स्थूल कोणीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये करता क्या है, ये जो ऊपर जाइलम वेसल्स प्रेजेंट हैं जिससे कि वाटर पास हो रहा है, उससे वाटर लॉस को बचाने के लिए ये यहां पर समूह पाए जाते हैं।
तो ये मुख्य अंतर है किसके बीच में, एक बीजपत्री पत्ती या द्विबीजपत्री पत्ती में, या पृष्ठधारी पत्ती और समद्विपार्श्व पत्ती में। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आगे वैसे तो मैं सोच रहा था इसमें क्रेंज एनाटॉमी को डिस्क्राइब किया जाए, लेकिन क्रेंज एनाटॉमी हम प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर के साथ इसको डिस्कस करेंगे, तो वहां आपको और भी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि कुछ चीजें यहां समझ में आएंगी तो वहां हमें दोबारा बताना पड़ेगा। तो हम एक साथ क्रेंज एनाटॉमी को लेकर जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इसके क्वेश्चन जनरली प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं रखते हैं। हाँ, ये सीरीज खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे जेनेटिक्स, आनुवांशिक विज्ञान का, जिसमें पहला चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, मतलब वंशागति और जो विविधताएं हैं इनके क्या सिद्धांत हैं, इनके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लें कि जैसे ही हम इस चैप्टर को शुरू करें वो सारी चीज़ें आपके पास पहुंच जाएं। तो एक बार फिर सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।